हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल विंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी के फ्यूचर जनरेशन के लिए। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उनको HVDC ट्रांसमिशन बहुत जल्दी फेस करने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड का बैकबोन है HVDC ने ही इसको संभालने का काम शुरू कर दिया है। तो चलिए HVDC का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे हमारा जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अगर हमें यूज़ करना है तो पहले तो इसको सिटी में लाना पड़ेगा, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी नॉर्मली सिटी के आसपास नहीं होता है, बहुत दूर होता है। ऐसा दूर होता है कि HVAC से इसको ट्रांसमिट करने पे इतना लॉस हो जाएगा, उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो ये डिस्टेंस 600 किलोमीटर के अगर ऊपर है तो क्या करें। तो यहाँ पे एक ऐसा टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा जो कि पहले यूज़ होता था, जो कि है DC ट्रांसमिशन। DC ट्रांसमिशन में एक बेस्ट पार्ट है जो कि है यहाँ पे ट्रांसमिशन में ओनली रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, बाकी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की वजह से यहाँ पे कोई भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है और काफ़ी सारा लॉसेस नहीं होता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पहले देखिए व्हाट इज़ HVDC। A high voltage direct current transmission system is used to transmit bulk of electrical energy over long distance. For long distance power transmission, HVDC line are less expensive and losses are less as compared to AC transmission. Can interconnect the network that have a different frequency and characteristic. तो यहाँ पे आप सिंपल समझ सकते हैं, जो HVDC सिस्टम है यहाँ पे ये हाई वोल्टेज DC को यूज़ करता है पावर ट्रांसमिट करने के लिए। इस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस में हाउ मच लॉन्ग, मोर देन 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट एनी डिस्टेंस। इन AC इफ़ यू वांट टू ट्रांसमिट वन मोर देन 1000 किलोमीटर तो ये बहुत मतलब लॉसी सिस्टम हो जाएगा। HVAC सिस्टम में काफ़ी सारा लॉस है, कोरोना लॉस है, मैं आगे बताता हूँ देखिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ HVDC, उसके बाद कॉस्ट HVDC वर्सेस HVAC और HVDC इन इंडिया और नीड ऑफ HVDC और टाइप ऑफ HVDC लिंक और वर्किंग ऑफ HVDC और एडवांटेज एंड HVDC ओवर HVAC और डिसएडवांटेज ऑफ HVDC, एप्लीकेशन ऑफ HVDC एंड कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो नाउअडेज लार्ज ब्लॉक ऑफ पावर आर नीडेड टू बी ट्रांसमिटेड ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। There arise some technical problem of transmitting power to such long distance using AC. HVDC can be transmitted through cable both underground and underwater. This is the main advantage of HVDC. HVDC में क्या है, अब बहुत सारा पावर दो वायर की मदद से किसी भी तरह का ज़्यादा लॉस ना करके, किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना करके, सिंपली अंडर वाटर हो, अंडर ग्राउंड हो, इजीली भेज सकते हैं कितने भी दूर तक, कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। बट HVAC में अगर आप अंडरग्राउंड करने जाते बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज डेवलप बाय स्वीडन इंजीनियर रेनी थ्योरी ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो इन्होंने फर्स्ट जो है हमारा HVDC का सिस्टम का ये इन्वेंट किया था, ट्राई किया था। उसके बाद अर्लियर मर्करी वाल्व आर यूज वेयर द कन्वर्टर व्हिच लेट्स गेट रिप्लेस बाय थायरिस्टर वाल्व। पहले मर्करी वाल्व यूज़ किया जाता था, उसके बाद थायरिस्टर वाल्व से काम में आया शुरू हुआ। उसके बाद फर्स्ट कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ HVDC बिटवीन स्वीडन एंड आइसलैंड एंड गोटलैंड इन 1954। तो यहाँ पे 1954 में स्वीडन और गोटलैंड के बीच में फर्स्ट HVDC लिंक ट्राई किया गया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इंडिया के मैप देखें तो इंडिया के मैप में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी सारा HVDC लिंक हमारा प्रेजेंट है, अभी वर्किंग है, जो कि बैकबोन, इंडियन ग्रिड का बैकबोन टाइप का काम कर रहा है। जो ह्यूज अमाउंट ऑफ गीगावाट और टेरावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट्स ट्रांसमिटेड वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड इंटरकनेक्ट द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज टू द नियरेस्ट सिटी। ह्यूज डिमांड ऑफ पावर टू मीटिंग द ह्यूज डिमांड ऑफ पावर। तो यहाँ पे देखिए
रिहान टू दादरी, यहाँ पे 1,500 मेगावाट का एक HVDC लिंक है। उसके बाद यहाँ पे विंध्याचल में 500 मेगावाट का HVDC लिंक है। तो चंदनपुर से पदगी तक 15,000 और 1,500 मेगावाट का, इस तरीके से काफ़ी सारा हमारा इंडिया पे प्रेजेंट HVDC लिंक है। तो आप मैप में देख सकते हैं करीब 10 के अराउंड है। तो मेन मैं यहाँ पे जो फोकस करूँगा ये विश्वनाथ चावड़ी टू अलीपुरद्वार टू आगरा, इसका ही हमने प्रोजेक्ट बनाया है। आपको प्रैक्टिकल इसका प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देखना है कैसे काम करता है, तो आपको आई बटन पे वीडियो लिंक दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा चीज़ है नीड ऑफ HVDC। व्हाट इज़ द नीड ऑफ HVDC? एज द लोड डिमांड इंक्रीजेज फॉर हायर एफिशिएंसी देयर मस्ट टू बी ओनली 2 पॉसिबिलिटी। जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ता जा रहा है, हायर एफिशिएंसी के लिए जस्ट 2 ऑप्शन है। टू इंक्रीज द जनरेशन इंक्रीज कर दे, और मिनिमाइज द लॉस, और जो ट्रांसमिशन में लॉस हो रहा है उसको कम करे। तो क्या कर सकते? द लॉसेस व्हिच ऑकर एट ऑल द स्टेजेस इन द सिस्टम एट जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, those losses are greater in AC and greater than DC। मतलब जो लॉसेस हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सभी में हो रहा है अभी बहुत ह्यूज लॉसेस, ये HVAC में ज़्यादा है HVDC के तुलना में। तो हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन HVDC की तरफ जाना ही है। आप देखेंगे आजकल जो मैक्सिमम इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं DC यूज़ करते हैं, क्योंकि SMPS से ही सब चलता है। LED बल्ब बोलिए या TV बोलिए, कुछ भी मोबाइल चार्जर सभी SMP से चलता है। अल्टीमेटली रेक्टिफायर से DC बना के उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है DC में, इसलिए उसको SMPS इस तरीके से हाई फ्रिक्वेंसी में यूज़ में लिया जाता है। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में कोर लॉस ज़्यादा है। तो DC तो फ्यूचर है, ये तो आपको पता चल रही होगा, और भी जान लेते हैं। तो कॉस्ट देख लेते हैं। मेन चीज़ है कॉस्ट। सब सुनने में अच्छा लगता है, अगर कॉस्ट ठीक ठाक नहीं बैठेगा तो उसका कोई फिजिकल मतलब बनने का चांसेस बहुत कम है। तो कॉस्ट अगर देखें यहाँ पे HVDC अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ग्राफ देखें तो स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे टर्मिनल कॉस्ट जो है दोनों का बहुत डिफरेंस है। HVDC में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और HVAC में काफ़ी कम लग रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा डिस्टेंस को बढ़ाते जाते, जब यहाँ पे ब्रेक इवन डिस्टेंस अराउंड 600 किलोमीटर के आसपास चला जाता है, तब देखिए क्या होता है। इसके बाद हमारा DC का जो कॉस्ट है कम होता जा रहा है और AC का कॉस्ट एकदम शूट अप कर रहा है, रैंप अप कर रहा है। तो हमें पता मतलब चल रहा है यहाँ से, अगर हमारा डिस्टेंस 600 किलोमीटर या ब्रेक इवन डिस्टेंस से ज़्यादा है तो हमें HVDC यूज़ करना चाहिए, अगर उससे नीचे है तो HVAC मोर प्रेफरेबल। तो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब समझ सकते हैं। टर्मिनल कॉस्ट मतलब इंस्टॉलेशन के टाइम जितना भी लगेगा, HVDC में पहले बहुत खर्चा है, कन्वर्टर स्टेशन बहुत कॉस्टली है, और HVAC में बहुत कम में हो जाता है, जस्ट ट्रांसफॉर्मर मेन कंपोनेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट है। तो HVDC का जो मेन मतलब जैसे HVAC का हार्ट कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मर, यहाँ भी ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है जो कि HVAC में नहीं होता है। HVDC में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ किया जाता है जो कि यहाँ पे AC से DC, DC से AC ऑपरेशन को करने में मदद करता है। यहाँ पे लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर यूज़ किया जाता है जो कि एज ए इन्वर्टर और रेक्टिफायर बोथ काम कर सकता है। 0 to 90 डिग्री ये इन्वर्टर की तरह काम करता है, और 90 डिग्री to 180 डिग्री ये रेक्टिफायर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट है कन्वर्टर स्टेशन, जहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज़ करके डिफरेंट रेक्टिफायर, इन्वर्टर सब बनाया जाता है। और उसके बाद कन्वर्टर ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का काम है, हमें बहुत हाई वोल्टेज DC चाहिए, तो ये लो वोल्टेज AC को हाई वोल्टेज AC में पहले कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको रेक्टिफायर की मदद से DC करा जाएगा, उस DC को हम ट्रांसमिट करेंगे। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा टोपोलॉजी है, मतलब कितने वायर में DC ट्रांसमिट करेंगे। और नेक्स्ट कंपोनेंट है DC रिएक्टर। DC लाइन को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे DC रिएक्टर का यूज़ किया जाता है।
जो है डीसी लाइन के सीरीज़ में लगा हुआ होता है, जिससे कि हमारा DI/dt मतलब चेंज इन करंट को ये स्मूथ आउट करता है, जिससे कि ये करंट का वेरिएशन को स्मूथ करता है और शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है। इस तरीके से काम में आता है ये। और हार्मोनिक फ़िल्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग हो रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्मोनिक प्रोड्यूस होने वाला है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हार्मोनिक फ़िल्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे HVDC लिंक का जो है 4 मेनली पार्ट में इसका ट्रांसमिशन होता है। फर्स्ट वन इज़ मोनोपोलर लिंक, सेकेंड वन इज़ बाइपोलर लिंक, थर्ड वन इज़ होमोपोलर लिंक, फोर्थ वन इज़ मल्टी टर्मिनल HVDC, बैक टू बैक HVDC। तो एक एक करके जान लेते हैं। मोनोपोलर लिंक, जिससे नाम से पता चल रहा है मोनोपोलर लिंक, मतलब यहाँ पे मोनो मतलब मोनोरेल बोलते हैं ना, एक ही है, एक ही वायर है। मोनो एक ही वायर से ट्रांसमिट किया जा रहा है। मोनो मीन्स सिंगल। तो यहाँ पे एक ही वायर से हमारा पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो कैसे किया जा रहा है, देखिए पहले हमारा AC सिस्टम है, जिसमें कि AC है 3 फेज AC 50 हर्ट्ज। इस 3 फेज AC को यहाँ पे स्टेप अप किया जा रहा है। सपोज हम 400 kV पे ट्रांसमिशन करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली 220 kV हम ले लेते हैं। 220 kV में इसको स्टेप अप किया जा रहा है। टू 220 kV में स्टेप अप कर दिया। स्टेप अप करने के बाद यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो रेक्टिफायर में ये DC बन गया। तो DC बनने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। आपको रेक्टिफायर का आउटपुट यहाँ पे डायोड का मुख ऊपर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव निकलेगा। तो ये एनोड है, ये कैथोड है, कैथोड से पॉजिटिव निकलता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है। अभी ये डिस्टेंस जो है ये 600 किलोमीटर के ऊपर है, बहुत ज़्यादा 1000 किलोमीटर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन पे ये वोल्टेज मिल रहा है, जिसको ये इन्वर्टर फिर से AC करके दे रहा है। 220 पहुँचा था, तो 219 1 kV ड्रॉप हो गया, पकड़ लेते हैं। यहाँ पे वहाँ 219 kV पहुँचता है। उसके बाद उसको स्टेप डाउन करके फिर से 11 kV में इसको यूज़ करते हैं। इस तरीके से पूरा प्रोसेस है इसका। सिंपली वन वायर से, एक तार से काम चल रहा है, ज़्यादा वायर नहीं लग रहा है। पूरा टावर में देखिए एक ही तार है, एक तार से पूरा काम हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बाइपोलर लिंक। बाइपोलर से ही समझ आ रहा है, बाइपोलर 2 वायर, एक पॉजिटिव वायर, एक नेगेटिव वायर, और एक ग्राउंड तो रहेगा ही। टोटल यहाँ पे मेनली 2 वायर आपको ट्रांसमिशन टावर में दिखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और एक ग्राउंड जो है मदर अर्थ को यूज़ करेगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 फेज सिस्टम है। 3 फेज सिस्टम से हमारा टोटल पावर जितना भी है वो 3 फेज से हम ले रहे हैं। जनरेशन जितना भी हो रहा है सिंक्रोनस मशीन पे, अल्टरनेटर पे 3 फेज सप्लाई आ रहा है, उसको ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप कर रहे हैं। यहाँ पे 12 पल्स रेक्टिफायर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है डेल्टा डेल्टा और एक है डेल्टा स्टार, जिसके वजह से यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है, इस पे जो 3 फेज आ रहा है और ये जो 3 फेज आ रही है, इनके बीच में 30 डिग्री का शिफ्ट है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3 फेज से हमें 6 फेज बन जा रहा है, और वो 6 फेज रेक्टिफाई होने के बाद 12 पल्स DC बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपेल काफ़ी कम हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा काफ़ी कम फिल्टर में हमारा काफ़ी अच्छा DC बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें टोटल प्लस सपोज 400 kV मिल रहा है, और यहाँ पे नीचे -400 kV। ब्लैक कलर यूज़ कर लेता हूँ। -400 kV इस तरीके से मिल रहा है। तो प्लस माइनस के बीच में 800 kV का ये टोटल लाइन वोल्टेज है, 800 kV। यहाँ पे रिसीव हो रहा है, ये ग्राउंड है। अगर एक वायर टूट जाता है तो मोनोपोलर लिंक की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पावर ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि 2 वायर यूज़ कर रहे हैं प्लस माइनस ट्रांसमिशन टावर पे। इसकी वजह से काफ़ी अच्छा तगड़ा पावर एकदम पहुँच रहा है।
यहाँ पे अगर एक वायर ख़राब भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पार्ट काम करेगा। इस तरीके से यहाँ पे यूज़ है। तो यहाँ पे 2 वायर यूज़ करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम है नेगेटिव वायर के साथ, जिस पे नेगेटिव वायर पे उतना कोरोना नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो चार्ज को रिपेल करता है, तो ज़्यादा एकोमोडेशन नहीं होता है और वो पे कोरोना लॉस उतना नहीं होता है। लेकिन जो पॉजिटिव कंडक्टर है वो उसके आसपास, जो कंडक्टर के आसपास आयोनाइज इलेक्ट्रॉन को और भी अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से वहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन का एक्मुलेशन होता है, जहाँ पे और भी कोरोना डिस्चार्ज होता है। तो इसलिए हम नेगेटिव कंडक्टर को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव कंडक्टर क्या करें, यहाँ पे तो कोरोना लॉस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये इसलिए होमोपोलर लिंक। यहाँ पे दोनों ही वायर हमारा, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ये भी नेगेटिव पोटेंशियल है, तो दोनों ही नेगेटिव पोटेंशियल है और ग्राउंड है। बाकी बाईपोलर के जगह सेम फंडा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से दोनों वायर पे हमारा जो है कोरोना लॉसेस काफ़ी कम होगा, और दोनों वायर का पोटेंशियल सेम है। इसके वजह से यहाँ पे सिंपली इन दोनों वायर के बीच में जो कैपेसिटेंस बनता था उसमें भी उतना, मतलब दोनों वायर के अक्रॉस में वोल्टेज सेम है, तो दोनों वायर के बीच में जो कोरोना का इफेक्ट हो रहा था, कुछ भी डिस्चार्ज हो रहा था, वो भी कम हो जाएगा। और ग्राउंड के साथ तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम रहेगा। एसी में क्या होता है, एसी में ज़्यादातर कैपेसिटेंस हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस तरीके से, लेकिन डीसी में ये कैपेसिटर हमें हेल्प करता है। डीसी में ये कैपेसिटर हमें एज ए सपोर्टिंग हेल्प करता है। आपको पता ही होगा रेक्टिफायर के आउटपुट में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, पी और डीसी पाने के लिए, जो रिपेल है उसको कम करता है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड कैपेसिटेंस है वो यहाँ पे हेल्प कर रहा है एचवीडीसी में, तो काफ़ी बेनिफिशियल है डीसी यूज़ करने का। और भी बेनिफिट है, मैं आगे बताता हूँ। तो आपको पता चला एसी नेटवर्क से 3 फेज मिल रहा है, उसको 2 ट्रांसफार्मर है, एक डेल्टा डेल्टा है और एक डेल्टा स्टार है, जिसकी मदद से 3 फेज को हम सिंपली 6 फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसको डीसी करने के बाद फुल ब्रिज से यहाँ पे इनसाइड फुल वेव रेक्टिफायर होता है, तो वहाँ पे आपको 12 पल्स मिल रहा है। तो 3 फेज से 12 पल्स, तो काफ़ी डीसी अच्छा हो गया ना। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। देखिए कंप्लीट सर्किट यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर मैं इस साइड से शुरू करता हूँ, यहाँ पे है एक सिस्टम जो कि 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम है। यहाँ पे हमें सप्लाई मिल रहा है, इस सप्लाई को हमें भेजना है, यहाँ पे लोड है। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ये जो सप्लाई है, इस सप्लाई को यहाँ पे SCR IGBT नहीं SCR यूज़ कर रहे हैं। IGBT के कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन हाई पावर एप्लीकेशन है, काफ़ी ज़्यादा पावर हैंडल करना है, वोल्टेज भी हैंडल करना है, इसलिए SCR ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। यहाँ पे स्ट्रिंग में काफ़ी सारे SCR वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए लगाया जाता है, और करंट इंक्रीज़ करने के लिए पैरेलल में भी काफ़ी SCR लगाया जाता है प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली देख रहे हैं फुल कंट्रोल रेक्टिफायर लगा हुआ है। फुल कंट्रोल रेक्टिफायर क्या कर रहा है, यहाँ पे आने वाले 3 फेज एसी को डीसी बना रहा है, और इस थायरिस्टर का फायरिंग एंगल हम कंट्रोल करके अल्फा को हम यहाँ पे आउटपुट में डिज़ायर्ड वोल्टेज अचीव कर सकते हैं, और साथ ही साथ फायरिंग एंगल का कंट्रोल करके वोल्टेज का काफ़ी सारा पैरामीटर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीसी बन गया। डीसी बनने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव जो है उसको हम ग्राउंड में कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसके मदद से ग्राउंड के थ्रू ये पॉजिटिव लोड के साइड में पहुँच जा रहा है। 2 कन्वर्टर स्टेशन है, ये कन्वर्टर स्टेशन 1, ये कन्वर्टर स्टेशन 2, 1 to 2 पावर फ्लो हो रहा है। ये पावर रिवर्स भी फ्लो हो सकता है, बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि डीसी में आपको पता होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पावर फ्लो होता है, और एसी में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल रिएक्टिव पावर फ्लो होता है, और हायर एंगल टू लोअर एंगल एक्टिव पावर फ्लो होता है। तो यहाँ पे देखिए ये डीसी होने के बाद यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है पावर टोटल। यहाँ पे ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ पे रिसीविंग पे ये पे इन्वर्टर लगा है। ये दोनों कन्वर्टर जो है लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर है, तो ये एज ए रेक्टिफायर और एज ए इन्वर्टर बहुत काम कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी ये वाला नेगेटिव है, यहाँ पे सिंपली हमें जो मिल रहा है नेगेटिव 400 के भी
सो इसको हमें 3 फेज इन्वर्टर की मदद से एसी में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से फिर से 120 डिग्री फेज अपार्ट एसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल वर्किंग ऐसा ही है। तो नीचे आप वेब में भी देख सकते हैं। यहाँ पे इनपुट 3 फेज एसी था, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन पे डीसी कर दिया। इनपुट में 50 हर्ट्ज था, डीसी करने के बाद मोटा मोटी 0 हर्ट्ज कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हार्मोनिक्स फिल्टर लगाना पड़ता है। और उसके बाद फिर से 50 हर्ट्ज, या अगर आप 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले सिस्टम को कनेक्ट करना चाहते हैं उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग जनरेटर का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहा है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से पैरेलली ऐड कर सकते हैं। टोटल सिस्टम का ओवरव्यू हो गया। तो अभी छोटा छोटा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एडवांटेज है HVDC का ओवर HVAC, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले है कंट्रोल पावर फ्लो कैन बी इजीली पॉसिबल। HVDC में कंट्रोल पावर फ्लो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। HVAC की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कंट्रोल पावर फ्लो मतलब इधर कन्वर्टर स्टेशन 1 से कन्वर्टर 2 तक पावर जाना है या 2 से 1 तक, बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो हो सकता है। और केबल ट्रांसमिशन पॉसिबल ओनली विथ HVDC। केबल ट्रांसमिशन मतलब अंडरग्राउंड केबल से बहुत लंबा पावर ट्रांसमिशन, या अंडर वाटर, अंडर सी सबमरीन इंटरनेट केबल की तरह एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पावर पहुंचाना, ये HVDC में ही ओनली हो सकता है। नो चार्जिंग करंट प्रॉब्लम। जो HVAC में लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस की वजह से चार्जिंग करंट ड्रॉ करता था IC, यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि हमें पता है DC में कैपेसिटर स्टार्टिंग में थोड़ा सा चार्जिंग कर लेता है, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो एज ए ओपन सर्किट काम करता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर हेल्प कर रहा है, उल्टा चार्जिंग करंट ना ले करके वोल्टेज को स्टेबल करने में हेल्प कर रहा है। अगर लोड सडन चेंज हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वो खुद चार्ज करंट प्रोवाइड करके वोल्टेज को मेंटेन करता है, क्योंकि हमें पता है IC = C/dV/dt। सो कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है, तो इसलिए वो वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद नो स्किन इफेक्ट एंड फेरेंटी इफेक्ट। तो HVAC में स्किन इफेक्ट होता है, जिसके अंदर कंडक्टर का बाहर का साइड कॉन्डक्ट करता है, अंदर का साइड कॉन्डक्ट नहीं करता है। मतलब वहाँ पे मेटल होने पे भी खाली मतलब अनयूज होता है, पूरा पाइप का पूरा कंडक्टर का यूज़ नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ सरफेस से फ्लो होता है, तो बीच वाला खाली रह जाता है। इसलिए उसको कंडक्टर को वेस्ट कम करने के लिए स्टैंडर्ड मतलब सिंगल एक स्ट्रैंड नहीं यूज़ किया जाता, मल्टीपल स्ट्रैंड को ट्विस्ट करके बंडल कंडक्टर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी वायर लगाइए, पूरे वायर में आपका DC करंट फ्लो होगा, पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और फेरेंटी इफेक्ट में क्या होता है, सोर्स से आप सपोज 11 के भी भेज रहे हैं और लोड पे आपका 12 के भी 15 के भी पहुँच जा रहा है, वो फैक्टर है, अलग चैप्टर है कि कैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है। उसका वेव लेंथ अगर ज़्यादा है तो मोटा मोटी समझ लीजिए लाइन का कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वजह से एक रेजोनेंट टाइप का होके आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा पहुंच जाता है। बूस्ट कन्वर्टर की तरह काम करता है AC बूस्ट कन्वर्टर। तो वो यहाँ पे DC पे कोई ऐसा नहीं है। DC में मतलब सिर्फ वायर ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस का ही मेन फंडा है। I² लॉस होगा, ड्रॉप होगा, IR ड्रॉप होगा, और कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद इट्स रिक्वायर लेस स्पेस व्हेन कंपेयर टू AC फॉर सेम वोल्टेज रेटिंग एंड साइज। अगर सेम पावर रेटिंग सेम वोल्टेज रेटिंग आप DC में AC के बदले में DC यूज़ करते हैं, कम जगह पे कम हाइट टावर हाइट पे काफ़ी ज़्यादा पावर आपका डिलीवर करके दे देगा। और कोई भी जो AC में प्रॉब्लम होता है, रेडियो इंटरफेरेंस, फेरेंटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, और जितना भी आपको लॉसेस होता है, इम्पीडेंस ड्रॉप, कैपेसिटेंस चार्जिंग करंट, सब कुछ DC में एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद लेस कोरोना लॉसेस एंड रेडियो इंटरफेरेंस जो अभी बताया मैं। और उसके बाद ग्राउंड कैन बी यूज टू रिटर्न कंडक्टर। ग्राउंड को हम रिटर्न कंडक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। एसिंक्रोनस ऑपरेशन इज़ पॉसिबल बिटवीन रीजन हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा 2 सिस्टम है। सपोज अमेरिका में 50 हर्ट्ज है और अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, इंडिया में 50 हर्ट्ज है। दोनों ही 400 kV पे काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इंडिया से अमेरिका को पावर देना, तो कैसे हो सकता है? दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पे सिंपली आप HVDC लिंक एज ए सबमरीन केबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे आप थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा बट इजीली इलेक्ट्रिकल पावर को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शेयर कर सकते हैं विथ हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। नो मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं, डिफरेंट वोल्टेज लेवल, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम फायरिंग एंगल कंट्रोल करके आउटपुट में वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं इन्वर्टर का और रेक्टिफायर का भी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फेज सीक्वेंस, डिफरेंट थिंग्स, जस्ट वी नीड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन ऑटोमेटिकली ही कैन टेक, सॉरी इंग्लिश ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग जितना भी उसको चाहिए वो उसको बना सकता है, क्योंकि डीसी से हम कुछ भी एसी या फ्रीक्वेंसी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डिसएडवांटेज ऑफ HVDC, तो ये कॉस्ट ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट इज़ वेरी हाई। टर्मिनल कॉस्ट मतलब इंस्टॉलेशन का टाइम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, काफ़ी ज़्यादा इस पर कॉस्टिंग होता है। हार्मोनिक आर जनरेटेड बाय इन्वर्टर्स एंड रेक्टिफायर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मोनिक जनरेट होता है इन्वर्टर और रेक्टिफायर में, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग पावर स्विच यूज़ कर रहे हैं, स्विचिंग हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा हार्मोनिक जनरेट होता है। ब्लॉकिंग ऑफ रिएक्टिव पावर, यहाँ पे रिएक्टिव पावर टोटली ब्लॉक हो रहा है। जो पहले रिएक्टिव लोड है, इंडक्शन मोटर है, वो सोर्स के साथ रिएक्टिव पावर एक्सचेंज करता था। अभी ये ब्लॉकिंग ऑफ रिएक्टिव पावर आ रहा है, तो रिएक्टिव पावर कहाँ से लोड ले और सोर्स कहाँ पे दे, तो सोर्स का कोई उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन लोड का दिक्कत है। लोड को रिएक्टिव पावर चाहिए, अगर आप नहीं दे रहे वो कुछ भी करके तोड़ मोड़ के लेगा देगा, तो रिएक्टिव पावर का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा कैपेसिटर पैनल लगा के। पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब 2 पॉइंट को जोड़ सकते हैं। और लिमिटेड ओवरलोड कैपेसिटी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लिमिटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मतलब 2 पॉइंट में ही हो सकता है, एक साथ थोड़ा दिक्कत है। इसी की तरह कुछ भी कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते 2 पॉइंट के बीच में, क्योंकि दोनों पॉइंट में कन्वर्टर इन्वर्टर स्टेशन होना चाहिए। और यहाँ पे द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट आर ह्यूज एट ए कन्वर्टर टर्मिनल, जो कन्वर्टर टर्मिनल है वहाँ पे रिएक्टिव पावर का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देयर इज़ ए हीट लॉस इन कन्वर्टर सबस्टेशन, यहाँ पे हीट लॉस काफ़ी होता है कन्वर्टर सबस्टेशन में, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, स्विचिंग कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, उसको कूल रखना ज़रूरी है। एप्लीकेशन ऑफ HVDC में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, बल्क लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी मोर देन 1000 किलोमीटर, इजीली 1000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। बल्क पावर ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा गीगावाट, सब गीगावाट, मेगावाट, सब मेगावाट पावर ये इजीली ट्रांसमिट कर सकता है 2 वायर या 1 वायर की मदद से। एसिंक्रोनस इंटरकनेक्शन मतलब 2 अलग अलग सिस्टम है जिसके अंदर सिंक्रोनाइज नहीं है, अलग फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी, कुछ मैचिंग नहीं है, जो कि पैरेलल ऑपरेशन का बेसिक नीड है। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज सीक्वेंस, सेम वोल्टेज उतना नहीं चाहिए, सेम वोल्टेज सेम पोलैरिटी है तो डीसी में जुड़ जाएगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग सबमरीन केबल, सबमरीन इंटरनेट केबल तो आपने पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे। जो हमारा इंटरनेट चलता है एक देश से दूसरे देश का सर्वर में, सबमरीन केबल, समुद्र के नीचे से फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू इंटरनेट चलता है। उसी तरीके से आप सबमरीन पावर केबल भी बना सकते हैं। ऑफशोर विंड फार्म, सोलर फार्म, सबका पावर को HVDC की मदद से आप लेके अपने लोड तक पहुंचा सकते हैं। कंट्रोल एंड स्टेबलाइज द पावर सिस्टम विथ पावर फ्लो कंट्रोल, यहाँ पे बहुत आसानी उतना नहीं है, मतलब AC से DC में जो कन्वर्टर है हमारे हाथ में है, तो उसके मदद से हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिस्टम को स्टेबल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन फाइनल हमारा यह है, HVDC सिस्टम इज सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर ए लॉन्ग रेंज एंड ओवरहेड लाइन एंड सबमरीन केबल विद मिनिमम कॉस्ट, गुड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे HVDC सिस्टम हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, बल्क पावर ट्रांसमिशन करने के लिए, अंडरग्राउंड हो या ओवरहेड हो, मिनिमम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा पावर सेंड करने के लिए एफिशिएंटली यूज़ होता है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को इलेक्ट्रिकल विंग को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। इस तरीके का बहुत सारा एडवांस
इलेक्ट्रिकल वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।